जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद्रपाल। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों की सिपाही सीरीज चल रही है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। तो आपको बताया था 40% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। तो यहाँ 2 की वैल्यू 120 है, 5 की निकालनी है। कितना गुना है, 60 गुना, इसको भी 60 गुना, 5 इक्का 30, 300। अब ये 300 100% आ गया है, मतलब कि जो मेन नंबर आ गया। तो उस जो संख्या पूछ रहा था, अब उस संख्या का 60% क्या होगा। तो इसका 60% फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। तो इसका 3/5 निकाल लेंगे। 5 छक्का 6 3 18, 180 आ जाएगा। इसका आंसर बी है। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे हमसे 40% बोला, 2/5। 40% मतलब ये टोटल इसका वैल्यू 5 है, उसके 2 हिस्से किसके बराबर, 120 के। तो 5 हिस्से, ये 60 गुना कर देंगे इसका, ये 60 गुना, ये भी तो 300 हो जाएगा। तब 300 वो संख्या आ गई, जो संख्या किसी संख्या की बात कर रहा है तो वो संख्या आ गई। अब 300 का उसने 60% पूछा है। 60% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 300, 3/5। 300 का सिंपली 3/5 निकाल लेंगे, 180। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तरीका है इसका क्वेश्चन करने का। अब बाकी बेसिक तरीका है, मान लिया कोई एक संख्या, उसका 40% 100 बराबर 120। तो ये हो गया 4 से इसको 3, तो x बराबर ये इधर जाएगा 300, ये आ जाएगा 300। ठीक है, ये 30 है, देख 4 से करके 300, इसकी वैल्यू 300। 300 का 60%, 60/100, 18, 180, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका पहला वाला फर्स्ट तरीका, ये हमको लगाना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है और उसके इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 15, 18 का लघुत्तम। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, इसका छोटे से छोटा गुणनखंड करना है, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब एलसीएम लघुत्तम समारोह, तो इसका क्या, 2 3 3 कर लेंगे। अब इसमें क्या है, 15 लाना है, तो 15 में क्या इसमें और मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 लाना है, तो यहाँ 3 दूनी 6, और एक और 2 चाहिए, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10, 30, 90 दूनी 180, यही इसका एलसीएम है। ऑप्शन सी इसका सही है। बेसिक तरीका आपको, ये फर्स्ट तरीका है, सेकेंड तरीका आपको पता ही है, ये वाला है। 12, 15, 18, 2 से 3 से करके इसको इस तरह से करते हैं। ये हमको नहीं, ये वाला हमको तरीका अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या करें, सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे, उसके गुणनखंड कर लेंगे जितने भी बनेंगे। जैसे 18 था, यहाँ पे ये 3 गुणनखंड इसके हैं, 2 3 3। ठीक है, 3 दूनी 6 3 18। अब देखेंगे कोई संख्या कौन सी, नेक्स्ट संख्या 15 है। जैसे 15 किसका है, 15 बराबर है 5 × 3। तो हमारे पास 3 पहले से मौजूद है, केवल 5 और चाहिए। तो 5 को हम केवल, 3 पहले से है तो 3 को नहीं लेंगे, 3 आ चुका, 5 को ले लिया। अब जैसे 12 है, 2 × 2 × 3, 2 और 3 पहले से है, 1 और 2 चाहिए, तो 1 और 2 यहाँ पे ले लिया, तो इसको सिंपली 180 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। पहला तरीका, इसको सबसे पहला तरीका है कि इसका 450, 10% हानि पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। मतलब कोई चीज़ 10 की है, एक उसको 10% हानि, मतलब 1 की हानि पे, मतलब 9 इसका क्रय मूल्य हो गया, मतलब विक्रय मूल्य, सॉरी। 10% हानि विक्रय मूल्य और 10 इसका क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य 9 है, 45, 409 की वैल्यू 450, तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना गुना है, 50 गुना, इसको 50 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500। 500 हमारा क्या आ गया, सीपी। ठीक है, और 10% लाभ, 500 को 10% का लाभ चाहिए, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब परसेंट लाभ चाहिए, तो ये बढ़ जाएगा, तो 11/10 आ जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, एसपी, और 10 क्या आ जाएगा, सीपी। तो 11 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू है
10 की वैल्यू है 500 यहाँ पे, और 11 की निकालनी है। 10 से 1 कट गया 55, 550 आ जाएगा। ठीक है। और एक दूसरा तरीका है सिंपल सा, जैसे उसने बोला कि 450 बेचो 10% की हानि हो रही है। ठीक है। तो मान लें 100% है किसी वस्तु की कीमत। ठीक है। तो 450 है, उसको 10% पे हानि हो रही, तो मतलब ये बेचा तो 90 की बेची, उसकी वैल्यू कितनी है 450। 10% का लाभ चाहिए, 100 है तो कितना, मान लें 100 उसकी कीमत कितना 10% का, तो 110 की बेचनी पड़ेगी। तो 110% तो 110 की वैल्यू निकाल लेनी है। 0 से 0 कट गया, 9 से 45, 11 पचे 55, 550। ये सीधा सेकेंड मेथड ये है, एकदम एक लाइन में लिखना है, सिंपल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे क्या 450 किसी वस्तु की कीमत है, 10% की हानि हो रही है। मान लिया उस वस्तु का 100 रुपये की वस्तु थी, इस पर 10% की हानि होगी तो कितने की बेचेगी, 90 की। तो 450 का है, लेकिन एक्चुअल में 450 की है, तो 10% की हानि हो गई, माना है 100 का, तो 90 रुपये वैल्यू हो गई 450 की। निकालनी 10% का लाभ चाहिए। अगर ये 100 की है, 10% लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो 110 की बेचनी पड़ेगी। तो 110 की वैल्यू यहाँ पे निकालें, 90 वैल्यू दी थी, 110 की वैल्यू सीधा एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 550 का 20%। एक तो तरीका है, पहले इसका 500 का 20% निकाल लिया, 20/100, 0 0 5 दूनी 10। ठीक है, 100 आ गया। फिर उसका 15% निकाल लिया, आ गया 15। एक ये हो गया तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि इसका या इसका, जैसे 20% का 15% दिया। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15% का 20%। ठीक है। तो 15% का 20% कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था कि जब भी किसी का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव, इसका 10% मान लिया कितना, इसका 15 का 10% मान लिया कितना हो गया, 15% रहेगा, 15 का 10% हो गया 1.5। अब अगर 20% इसको कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3 आ जाएगा, 3%। ठीक है। ये 15% था, ये भी परसेंट में है वैल्यू, तो 3%। तो सिंपली हमको 500 का 3% निकालना है, 5 3 15 आ गया। क्या करना है, 20% का 15% या 15% का 20% बराबर एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना। ये 20% को चाहे बाद में लिखो, 15% को पहले लिखो, या ऐसे लिखा रहने दो, दोनों में कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको क्या 20% का 15% निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बड़े क्वेश्चनों में, लेकिन इसमें तो इजीली निकल आएगा। पर इसका सीधा 10% 2 हो गया, और 5% इसका हाफ कर दोगे 1 हो गया, 3% हो जाएगा। इसीलिए या इसको ऐसे लिख दो, 15% का 20%, 10% इसका निकालोगे 1.5 आएगा। और जैसे इसका 20% मतलब कि इसका डबल हो गया, तो वैसे इसका भी डबल का हो गया, तो 3%। सिंपली 500 का 3% निकालना है। तो इसका भी एक तरीका, 500 है, इसका 1% क्या होगा, 2 के बाद, 10% मतलब 1 के बाद, और 1% मतलब 2 के बाद। तो 1 का है 5 वैल्यू, तो 3 का % का वैल्यू 15 है। तो ऐसे भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है। ये सबसे फास्ट तरीके मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में, इन तरीक़ों से आप क्वेश्चन करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है। ये सबसे फास्ट तरीके, जो ना तरीका समझ आया करे, जो भी दिक्कत आया करे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्या है, उसमें 25 औसत है। औसत का मतलब है कि कोई यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 के पास मान लो 25-25 टॉफ़ियाँ हैं, या 25-25 बॉल हैं। ठीक है। तो 25 औसत का मतलब है कि 10 के पास बराबर 25-25 ही हैं। अब यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। इसमें एक के पास 25 हैं, 10 के पास 25 हैं। ठीक, प्रत्येक में अगर 5-5 जोड़ दोगे तो सब में 5-5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो सीधा 30 औसत हो जाएगा।
ये ठीक है। नहीं, इसकी एक ये तो तरीका समझा है। दूसरा तरीका क्या, मतलब इसका बेसिक तरह से क्या कि जैसे 10 संख्याओं का औसत 25 है, 10 गुणे 25 टोटल कितना हो गया 250। 10 संख्याएं औसत 25 है, मान लो 10 लोग हैं, सबके पास 25-25 वस्तुएं हैं, तो टोटल वस्तुएं कितनी है 250 है। अब कह रहा प्रत्येक को 5-5 वस्तु और दे दी जाए या 5-5 संख्या और जोड़ दी जाए। तो मान लिया इसमें 10 लोगों को 5-5 और दे दी जाएगी, तो 10 गुणे 5 50 और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो प्लस 50 है, तो ये कितना हो गया 300 वस्तुएं हो गई। अब कितने लोगों के पास ही हैं 10 लोगों के पास, 10 से इसको भाग दे दोगे तो 30 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं इनको। पहला जैसे ये है कि 10 वस्तुएं हैं, मान लो 10 लोग हैं, उनके पास 25-25 किताबें हैं या कुछ भी हैं, ठीक है। तो प्रत्येक के पास, ये प्रत्येक को 5-5 किताब और दे दी जाए तो कितनी सबके पास हो जाएंगे 30-30। तो सिंपली 30 सबके पास, जब 30-30 हैं तो वही सबके पास बराबर हैं, तो मतलब वही औसत हो गया। वही तरीका यहाँ से, जैसे 10 वस्तुएं हैं, 10 लोगों के पास 25-25 वस्तुएं हैं, तो 10 या किताबें हैं, ठीक है। तो 10 टोटल कितनी हो गई 250। अगर आप 5-5 और दे दी गई 10 को, तो कितनी उनके पास 50 और बढ़ गए, तो 250 में 50 और 300 टोटल वस्तुएं हो गई। और ये 300 टोटल वस्तु कितने लोगों के पास 10 लोगों के पास, तो प्रत्येक के पास कितनी हो जाएंगी 30-30, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 45 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। ए अनुपात मान ले 3x और 4x एज है, ठीक है। 5 वर्ष बाद आयु का योग 45 वर्ष होगा, तो 3x + y + 4x + 5 बराबर 45। तो ये 7x बराबर +10 बराबर 45, या 7x बराबर 35, x बराबर 5। तो क्या पूछ रहा है बी की, ये ए की है, ये बी की, तो बी की आयु 4 × 5 20 वर्ष हो जाएगी। या दूसरा तरीका, जो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। अब जो एग्ज़ाम में तरीका आएगा वो कैसे करना है कि उसने पूछा था ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात रेशियो 3:5 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 45 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद, जैसे हमारी अभी एज मान लो 25 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 30 साल। जैसे कोई और लड़का है, उसकी भी मान लो अभी 30 साल है, तो 5 साल बाद कितनी बढ़ेगी 35 बढ़ेगी, तो बराबर 25 साल बाद तो 5 साल बढ़ेगी। तो दोनों की 5-5 साल बढ़ गए, तो 10 साल हो गया। अब उनका आयु का योग 5 साल बाद 45 है, तो ये 45 से 10 साल माइनस कर देंगे। 45 से ये 10 साल माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 की है तो दोनों की 5-5 साल बढ़ी है, तो 10 साल बढ़ गया, तो कितना बच गया 35 साल। वर्तमान में उनकी आयु का योग 35 साल है। 5 साल बाद 45 है, और 5 10 घटा दिया तो 35 साल हो गई। तो सिंपली इसको 3x + 4x बराबर 35, यहाँ से सीधा x का मान 5 आ जाएगा। और जिसका पूछा, जैसे बी का पूछा, तो x की जगह 4 × 5 बराबर 20 आ जाएगा, या ए का पूछा होता तो 15 आ जाता, ठीक है। ये साथ समझ गए क्या। एक बार और बता रहे हैं, सेकेंड वाला मेथड जो एग्ज़ाम में करना है, जैसे 45 वर्ष हो गया 5 साल बाद, तो 5 साल पहले 5 साल बाद 2 लोगों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ी होगी। दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ गई, मतलब कि 10 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो दोनों का योग 45 है, तो 45 में से 10 घटाया जाएगा, ना कि 5, क्योंकि 2 की बढ़ी है, तो 5-5 10 टोटल हो गया। 10 माइनस करेंगे तो 35 साल जो ये एज आ गई, ये वर्तमान में एज आ गई। दोनों की 35 साल, दोनों की एज का सम 35 साल वर्तमान में आ गया। तो 3 4 7, 7 की वैल्यू 35 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 से उसको यहाँ रख देंगे, 20 वर्ष आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, देखो यहाँ पे दूरी की बात आती है ना, जब भी पोल की बात आती है, ठीक है, तो पोल में तो सिंपली ट्रेन की लंबाई कर, जैसे प्लेटफॉर्म की आती है
तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई दूरी के मामले में जोड़ लेते हैं। ठीक है, टोटल 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन को तय करना है। हमसे पूछा गया है कितना टाइम पूछा गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमसे समय पूछा गया है, तो दूरी यहाँ चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों से कि 72 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में नहीं चेंज करते हैं। तो 72 किमी पर टावर को 72 गुणे किससे 5/18 से इसको भाग दे, गुणा कर दे, 18 को 4×5 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाल क्या हो गई 20 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी 300 मीटर बटे समय t। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 15, समय t 15 सेकंड आ गया। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे कुछ नहीं करना, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो आपको बिना लिखे हुए ऐसे 18 से इसको कितनी बार 18 को 72 और 4×5 20, 72 को फट से ऐसे करना 5/18 से ऐसे करना 18 को 4×5 20 आ गया। ठीक है, और दूरी क्या लेनी है, दूरी अगर खंबे को पार करती है सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेनी, अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है तो जितनी उस सुरंग और जितनी उस ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ लेना सिंपली। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100, ये 200 दिया तो 300 आ गया उसका वो बटे चाल ये निकाली थी 20, काट दोगे 15 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रसैली गणा, ये आपको बताया था बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड जी, पहले क्या है ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। पहले करेंगे ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब एक गुणे का साइन होता है, फिर भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको भाग कर लो, 3 से 15 को करोगे तो 5 आ जाएगा, 25 + 5 × 2 - 10, 5 दूनी 10, 25 + 10 - 10, 10 से 10 इसको काट दो, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना लिखना नहीं है, सिंपली इसको ऐसे कर लेना, 5 से इसको 5 करो, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 25 सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 पर 5% का वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सिंपल सा बताया था, ये दर और वर्ष की मल्टीप्लाई कर लो, 5% × 10%, और 10% सीधा मूलधन का 10% कितना हो गया 2000 का 10%, एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद 10 पॉइंट लगा दो, सिंपली 200 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका वही है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब इसमें रख दो मूलधन 2005 × 2 बटे 100, 2 0 से 0, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तरीका आपको जब भी साधारण ब्याज के बारे में बात करेगा, दर और वर्ष की वो टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना परसेंट उतना परसेंट उसके मूलधन का निकाल लेंगे, वही उसका ब्याज आएगा। और यहीं पे अगर मिश्र धन पूछ दे, अमाउंट पूछ दे, तो मूलधन में इसमें जितना ब्याज है 200 उसको जोड़ दो, तो मूलधन 2200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते, 10 आदमी से काम, वही बात 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 आदमी 20 दिन तक करेंगे काम, तो 15 दूनी 300 काम है। अब इसको केवल 10 आदमी करेंगे तो 300 बटे 10, तो 30 दिन में पूरा कर लेंगे। ये चीज़ क्या है कि इसमें आपको ऐसे टोटल काम निकाल लिया, टोटल काम कितना यहाँ पे कितने 10 आदमी कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे। अगर कोई किसी को 15 आदमी कर रहे हैं तो कम टाइम लग रहा था। ठीक है, उसको 20 ही दिन में कर ले रहे थे, 15 आदमी 20, अब जब 10 आदमी करेंगे तो उसको 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। 11वां, किसी वक्त की त्रिज्या 7 उसका क्षेत्रफल, ये आप लोगों को बताया था, अगर रेडियस 7 है
तो पैरामीटर मतलब परिधि इसका 44 होगा और एरिया 154 होगा और 14 है तो इसका 88 होगा, 616 होगा। ये तो 3 चीज़ें याद रखना। ये 154 ऐसे टिक कर दो। बाकी पाई आर स्क्वायर से इसको आप निकाल भी सकते हो। 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154। ठीक है, ये चीज़ याद कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें कभी कभी क्या कर देता है कि सीधे सीधे पूछ देता है इसका परिधि क्या होगी। जैसे इसमें 44 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ये 44 सेंटीमीटर देगा तो ये इसके परिधि हो जाएगी। ठीक है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, इसका परिमाप क्या देगी। ये तो सिंपल सा फार्मूला में रखने वाली बात हो गई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू 10 और 8, 10 प्लस 8 18, 2 इंटू 18, 18 दूनी 36 मीटर। ठीक है, परिधि आयत के बारे में 3 फार्मूले हैं, वो याद रखना है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप 2D आकृति, इसमें परिमाप, इसमें आयतन नहीं होगा, 3D में आयतन होता है क्योंकि उसकी हाइट भी होती है। ठीक है, परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। और उसके बाद इसका एक और चीज़ है विकर्ण। विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने पिछली क्लास में इसका तरीका बताया था कैसे निकलता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। 13वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये आपको याद ही कर लेना, 5.66 है, दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, वो कोई भी फार्मूला होता है, जैसे एन वो सम संख्याओं का या विषम संख्याओं में 1 से 50 तक इनके सब में लग जाता है। अभाज्य संख्याओं में कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्याएं रेगुलर अंतराल के बाद नहीं आती हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो सम संख्याओं का पूछा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो इनमें क्या 2-2 का गैप है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी टाइप का बन गया। ठीक है, या विषम संख्या पूछा 1, 3, 4 या 5 का मल्टीपल पूछा, 5, 10, 15 या 3 का पूछा, तो ये क्या एक समांतर श्रेणी का हो गया, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, कोई पैटर्न नहीं बनता। जैसे 2 सबसे छोटी है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 11 है। यहाँ तो 2-2 का गैप है, लेकिन इसके बाद 4 का गैप हो गया, 13 का गैप हो गया, फिर 17 यहाँ पे, फिर 2 का, फिर यहाँ 4 का, तो ये वैसा गैप नहीं है। तो हमको इनको क्या लिख के और उनको ऐड करके फिर उसके बाद ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 5 ले लेंगे, इनको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5, 10, 17, 28 बटे 5, 5 × 25, 5 × 31, 5.6, इसको याद ही कर लें, दूसरी बार आया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र को 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया, कुल अंक कितने हैं। मान लिया कि कोई परीक्षा में जैसे 100 अंक थे, 100 अंक या 100% थे, तो उसमें से 33% क्या होगा, पास होंगे 33% पे। एक छात्र को 125 अंक मिले और वह 40, तो 33% की वैल्यू है 125 अंक मिले उसको, अब वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि उसको 40 अंक और मिले होते तो वो पास हो जाता है। ठीक है, तो +40, समझ रहे हो। मान लिया जैसे 100 नंबर, वो मान लिया 100 नंबर का पेपर था और उसमें हमको 33% अंक चाहिए पासिंग मार्क के। ठीक है, और हम लोगों के हमारे मतलब कि नंबर आया 25। ठीक है, 100 का जैसे पेपर था उसमें 33 नंबर चाहिए, 33%, तो 100 का 33% बराबर 33 ही हो गया ना। तुम्हारे 25 नंबर आए, और कितने नंबर और चाहिए, तो 5, 3, 8 नंबर, तो 8 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक छात्र को 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक से मतलब कि 40 उसके पास और होते तो वो पास हो जाता है। पास के लिए कितने नंबर चाहिए हैं, 33%, तो 33% की वैल्यू 125 और +40 और कितने हो गए, 33% बराबर हो गया 165। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, बटे 33, इसको काट दो,
6, 11 इक्कीन, 11 25, 3 तिप्पच 5%। तो हमसे पूछा कुल अंक कितने थे। 1% की वैल्यू हो गई 5, तो 100% की वैल्यू 500। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। समझ गए इसको। जैसे कि मान लो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने 33% अंक चाहिए। ठीक है, अब मान लो किसी को 125 अंक मिले और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मतलब कि उसको 40 अंक और मिल गए होते तो पास हो जाता है। तो 125 में 40 और जोड़ दे तो 165 नंबर पासिंग मार्क है। और पासिंग मार्क परसेंटेज कितना, 33। तो 33% की ही वैल्यू 165 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 आ जाएगी। तो कुल अंक कितने हैं, किसी भी परीक्षा का परसेंटेज 100% होता है, तो 100% निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है √0.009। ठीक है, इसका पॉइंट होगा 0.03 होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर ये रूट के अंदर है तो हमेशा पॉइंट के बाद अगर 4 हैं तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे 4 अंक हैं पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर 2 पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा। 6 है तो 3 रहेगा, 8 हैं तो 4 रहेगा। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी पॉइंट के बाद अंक हैं, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो अंक पर पॉइंट के बाद इतने रह जाएंगे। जैसे किसी में 4 अंक हैं पॉइंट के बाद, तो उसमें 2 रह जाएंगे। 6 हैं तो उसमें 3 रह जाएंगे। तो सिंपली से 9 का तो आपको पता ही 3 है इसका, लेकिन कितनों के बाद आएगा, तो इसमें 4 हैं पॉइंट के बाद, तो 2 के बाद 0.03 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3, उनका गुणनफल इतना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, सिंपली ये 2x × 3x। यहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं कि 2 × 6, 2 × 3 सीधा 6 लेके 96 करते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2x माना कि ये रेशियो हमेशा, रेशियो का मतलब है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये किसी के मतलब रेशियो है, ये मतलब कि फिक्स नहीं है रेशियो। इनके साथ जिसका भी मल्टीप्लाई कर दो उस हिसाब से, 5 का कर दो तब भी वो इसी रेशियो में रहेंगे, 10 का कर दो तब भी उसी में, तो ये रेशियो में है। ठीक है, तो इसका कितना है 96 है, तो इनको कितना 6x², x के हो जाएगा तो 96, x² बराबर हो जाएगा 6 और 6 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दोनों तरफ वर्गमूल होगा, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बड़ी संख्या पूछा 2 और 3 में, तो बड़ी संख्या है 3x बराबर 3 × 4 बराबर 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। समझ गया ना। ये गलती मत करना, सीधा 3 दूनी 6x कर दो। 6x कर दोगे तो फिर वो बनेगा नहीं, x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ये गलत है। क्योंकि ये माना कि वो संख्या 2x और 3x है, इनका गुणनफल कितना है 90। तो 3 दूनी 6 और ये x गुणा होकर x² हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा 16, तो x² की वैल्यू 16 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम एग्ज़ाम में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, 2 वर्ष का पूछा तो 10 × 11, 10/11, ये चीज़ याद रखना है। 10% की वैल्यू है 1/10। एक साल में कितना, 10 से 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा। तो उसको करना कैसे है, ये इस टाइप में रेशियो में लगे कि ये कहते हैं वो वाला नहीं, कंसेक्यूटिव टाइप में इसको लिख के हमेशा करते हैं। तो 10 से 10 इसको गुणा कर देंगे 121। ये क्या हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया मिश्र धन, और इनका डिफरेंस हो गया या अंतर हो गया 21। ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। हमेशा ये याद रखना। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन क्वेश्चन में कितना दिया 1000/100। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21, 0 0 कट गए 21, 210 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल भाई, वाला क्वेश्चन है अमाउंट मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 n। इसमें फार्मूले में रख दोगे 1000 हो जाएगा, ये 1 और r की वैल्यू 10/100, 1/10
वही 11/10, 11/10 दो बार लिखना पड़ेगा, सेम वही बन के आ जाता है। हम सीधा इसको क्या करेंगे, इस पर लिख के ये तीनों मूलधन, मिश्रधन और इसका डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हम बताएंगे। पहला सिंपल तरीका है, माना कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, उस पर उसने 20% बढ़ा के लिख दिया, तो 100 का 20, इसका 20% कितना 20 होगा, तो ये 120 का बता दिया। अब कह रहा है उस पर 10% की छूट दे रहा है। उसने ये 10% की छूट क्या करा, पहले उसने क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दी, अब इस पर 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, अब ये 10% की छूट दे रहा है, तो इसका 10% क्या होगा, क्या बताता है, इस एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसके एक 12, तो इसका 12, इसका आ जाएगा 10% छूट देगा, तो इससे 12 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 108। ये क्या हो गया, SP सेलिंग प्राइस। तो ये पहले ये था CP हमारा, 100 रुपये का खरीदा और 108 का बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ, 8 रुपये का, या ये 100 पे है तो कितना परसेंट हो गया, 8% हो गया। तो ये इसका ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा मतलब तरीका इसका क्या है, 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। तो कोई चीज़ 5 की है, 20% अधिक करता है तो वो 6 उसको करता है, 6 क्या हो गया, मार्क प्राइस MP। ठीक है, ये अंकित मूल्य मार्क प्राइस। ठीक है, और ये CP 5 क्या है इसका, CP क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये होगा मार्क प्राइस। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 10% की छूट देता है, 10%, 1/10, 10% की छूट मतलब 10 पे 1 की छूट, 9/10, 10 की चीज़ थी। ठीक है, ये क्या हो गया, 10 की चीज़ थी CP, और 9 क्या हो गया SP। 10 रुपये की चीज़ थी और उसने 9 रुपये की बेच दी, 10% छूट मतलब यही हुआ, या 100 की थी 90 की बेच दी, या 10 की थी 9 की बेच दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है CP, यहाँ पे भी CP, यहाँ पे SP, यहाँ पे MP। अब इन तीनों का रेशियो हम निकाल लेंगे, जैसे CP और MP और SP। ठीक है, CP क्या है यहाँ पे 5, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं रखेंगे, पहले क्या करेंगे, MP, CP और SP। MP कितना है 6, CP कितना है 5, रेशियो वाला मेथड बताया था ना आपको, वो वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे CP कितना है 10 और SP कितना है 9। ठीक है, तो बताया था तरीका, यहाँ 10 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, MP रेशियो CP रेशियो SP। ये इनको गुणा कर देंगे, 60, 50, 45। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 12, 10, 9, 12, 10, 9 रेशियो आ गया MP, CP और SP का। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, उनका लाभ प्रतिशत कितना है। ये SP कितने का है, SP 9 है, CP क्या है 10। ठीक है यार, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन को उसमें थोड़ा ज़्यादा घिचपिच सा हो गया था, इसलिए इसको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके को, तो ये बोल रहे थे कि 20% का होता है 1/5। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% अधिक अंकित कर देता है, तो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य और बटे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक, मार्क प्राइस क्या 6 कर देगा, 5 कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 10% की छूट देता है, तो 10% छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस जो नहीं कहता कि ये भैया प्राइस पड़ा है इस पर 10% की हम छूट देंगे, तो किस पे देता है, जो मार्क प्राइस जो उस पर प्राइस पड़ा होता है उस पर ही छूट देता है, कपड़े वाला हो या कहीं दुकान पे हम जाते हैं तो उससे पे वो छूट देता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे छूट देगा उतने की वो बेच देगा। ठीक है, तो इसमें 10% की छूट देता है, तो 10% होता है 1/10, तो 10 का अगर
चीज़ है तो वो 1% छोड़ के 9 की बेच देगा, तो मतलब 10 की चीज़ 9 की बेच देगा। ये 10% का छूट का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, CP MP और SP का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। CP का कितना है, यहाँ CP की वैल्यू है 5, MP की वैल्यू है 6, यहाँ MP की वैल्यू है 10, CP की वैल्यू है 9, ठीक है। 6 और यहाँ 10, 50, 60 और 54 आ जाएगा। CP 54 है, सॉरी 50 है, SP 54 है। प्रॉफिट कितने का, 4 का, कितने पे, 50 पे, कितना परसेंट हो गया, 100, 50 दूनी 8% आ गया, ठीक है। वैसे भी 8%, वो तरीका एकदम सिंपल है। ये भी तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि इस पर कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू वैसी दे देता है, जैसे उसने 12.5% दे दिया, तो आपको उस वाले मेथड से करने में दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे उसने 14.28% दे दिया, तो इनकी सीधे वैल्यू क्या, 1/8 होती है, इसकी 1/7। तो इसमें क्या, ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया से लगा पाएंगे हम। तो दोनों तरीके अच्छे हैं। वो तरीका सिंपल अगर दे दिया परसेंटेज तो अच्छा है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या वैसा दे दिया तो ये वाला तरीका सबसे सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, MP और CP का। हमेशा CP पे MP बढ़ाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। उसको बढ़ा के उसका रेशियो निकाल लेंगे, फिर MP पे छूट देंगे, वो जो छूट आएगी वही सेलिंग प्राइस होगा। तो MP यहाँ पे जैसे 10% की छूट दिया तो MP को 10 मान लिया, 1/10 होता है, तो 1 का छूट देगा तो SP इसका 9 आ जाएगा। अब इन तीनों को रेशियो मेथड जो हमने बताया था रेशियो वाले क्वेश्चन में, वही इसमें लगा के CP MP और SP सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। और फिर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। SP माइनस CP, तो इन दोनों का वो आ गया 4। अब परसेंटेज निकालना, तो CP पे कितने पे 4 का फ़ायदा, 50 रुपये उसका CP है, 54 की बेची तो 4 का फ़ायदा 50 पे, तो 4/50 गुणे 100% निकालने के 8% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करें। सिंपल है, 4/5 x/25, ठीक है। तो सिंपली इसको एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही कर सकते हैं इसको, या इसको x को ऐसे रहने दो, 4/25/5, 5 से इसको कर देंगे, 4×5 = 20, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख के ही करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। सिंपली यहाँ से 5 को इससे 25 से काट दोगे और 5 आ जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, x=20 आ जाएगा यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लीटर के मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें ये क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले 60 लीटर है, इसको क्या हो गया, दूध और पानी, ठीक है, 2:3 में है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 20। दूध कितना है, 40 लीटर, और पानी कितना है, 20 लीटर, ठीक है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1 हो जाए। माना कि 40 लीटर दूध है, पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, 20 लीटर में मान लो x लीटर पानी और मिला दिया जाए तो एक रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 40 दूनी 80 बराबर 20 + x, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 60 लीटर, ठीक है। तो 60 लीटर इसका आंसर। दूसरा इसका तरीका है कि रेशियो, इसमें क्या बोला कि 2 रेशियो, ये दूसरा तरीका 2:1 है, ठीक है। कितना हो जाता है, 1:2, है ना। तो चेंज क्या हुआ, ये मिल्क है, ये वाटर है, पानी चेंज हुआ, यहाँ भी टोटल 3 क्वांटिटी, यहाँ भी 3 क्वांटिटी, पानी चेंज हुआ, दूध तो सेम ही रहा, तो यहाँ पे दूध 2 है, यहाँ पे दूध 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, दूध देखो, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, दूध को कोई बदलाव या कुछ भी मिलाया गया ना कम किया गया, ठीक है।
दूध तो सेम ही रहा, लेकिन यहाँ पे पहले दूध 2 था यहाँ पे, लेकिन यहाँ 1 ही रह गया, तो इसको भी दूध को 2 करना है। तो इसको नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2:1, नीचे क्या आ जाएगा 2:4। ठीक है, अब ये दूध दोनों जगह सेम हो गया। वो पानी ही मिलाया और घटाया बढ़ाया गया, तो पानी में कितने का अंतर आ गया, 3 का। 1 से 4 हो गया, 3 का अंतर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 2 और 3, 3 वैल्यू है 60 लीटर। ठीक है, पहले कितना था 60 लीटर, तो 60/3 बराबर 20। और कितने का अंतर, कितना पानी मिलाया गया, 1 की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू 60। ठीक है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ये आज की क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जय हिंद सभी को, गुड नाइट।